Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू डिकोड AIML यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक हमने देखा था कि किसी भी एल्गोरिदम का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कंप्यूट करते हैं और दो एल्गोरिदम को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है बाय कंपेयरिंग देयर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर, है ना। और इस डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट हम लोग आज फोकस करेंगे जो कि है अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, है ना। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस को हम लोग देखेंगे क्या होता है ना। और डायनेमिक एरे का जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, वहां पे इसका क्या यूज होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अमोर्टाइज्ड एनालिसिस को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है ना। तो जनरली मैं बस सर्विस पिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके हैं बस से जाने का। एक तो है कि मैं एक सिंगल टिकट लूंगा जब भी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, एंड द प्राइस फॉर ईच टिकट इज 50 रुपीज, है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं एक मंथली पास ले सकता हूं, ठीक है। मैं मंथली ट्रेवल पास लूंगा जिसका कि वन टाइम पेमेंट होगा 1000 रुपीज और मैं अनलिमिटेड राइड कर सकता हूं फॉर दैट पार्टिकुलर मंथ, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं ट्रेवल पास से ऑफिस जाता हूं और मैं ऑफिस एक बार जाता हूं तो मेरे को टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा राइड का? इट विल बी 1000 रुपीज, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे को 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। इन दैट केस सिंगल टिकट इज अ गुड ऑप्शन, है ना। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मैं ऑफिस एवरी मंथ 50 टाइम्स अप एंड डाउन करता हूं, लाइक 25 टाइम्स जाता हूं, 25 टाइम्स आता हूं, है ना। तो इन दैट केस मेरे को कितना कॉस्ट आएगा, है ना, टोटल। तो फर्स्ट टाइम मेरे को 1000 रुपीज आएगा और सेकेंड टाइम से एवरी टाइम मेरे को कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट विल बी 1000 रुपीज, है ना। तो कॉस्ट पर राइड क्या होगा? तो 1000 रुपीज डिवाइडेड बाई 50, है ना, क्योंकि टोटल में 50 राइड करता हूं तो इट विल बी 20 रुपीज, है ना। तो आप देखोगे कि अगर मैं एवरी टाइम एक टिकट परचेज करता हूं तो दैट इज 50 रुपीज, लेकिन अगर मैं ट्रेवल पास लेता हूं, है ना, इन दैट केस आई एम स्पेंडिंग ओनली अराउंड 20 रुपीज पर राइड, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो 20 रुपीज है इट इज मच चीपर, है ना, मच चीपर है कंपेयर टू एवरी टाइम अगर मैं सिंगल टिकट परचेज करता हूं उसके कंपेयर में, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि कौन सा अप्रोच बेटर होगा मेरे लिए। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कॉस्ट पर राइड कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर मैं 50 टाइम्स ऑफिस जाता हूं, है ना, 50 टाइम्स ऑफिस जाता और आता हूं तो मेरे को पर राइड कितना कॉस्ट पड़ेगा? अगर मैं सिंगल टिकट लूंगा तो इट विल 50 रुपीज, और अगर मैं पास लेता हूं तो मेरे को पड़ेगा 20 रुपीज पर राइड, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो इस तरह का जो एनालिसिस होता है ना, इस तरह का जो एनालिसिस होता है टू कंपेयर, है ना, टू ऑप्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, ठीक है। यही होता है अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। इसको हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं और फिर हम लोग एक रियल लाइफ में यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर जो कि है डायनेमिक एरे, उससे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में क्या होता है? बी एवरेज द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ओवर ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल एरे, ठीक है, तो अगर मैं एरे में 10,000 टाइम्स इंसर्शन करता हूं, ठीक है, 10,000 टाइम्स मैं इंसर्शन ऑपरेशन करता हूं, तो ऑन एवरेज या पर ऑपरेशन मेरे को कितना कॉस्ट पड़ेगा, है ना, या कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, ठीक है। तो अगर मैं 10,000 टाइम्स इंसर्शन कर रहा हूं, पर इंसर्शन अगर मैं कंप्यूट करता हूं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, ठीक है। तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के हेल्प से हम लोग ये दिखा सकते हैं कि इवन दो ए सिंगल ऑपरेशन, है ना, सिंगल ऑपरेशन माइट बी एक्सपेंसिव, ठीक है, एक सिंगल ऑपरेशन एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट निकाले किसी ऑपरेशन का तो दैट विल बी स्मॉल, है ना। लाइक अगर मैं किसी एरे में मैं इंसर्शन करता हूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम मेरे को लगता है 100 मिली सेकेंड, है ना, सेकेंड टाइम 1 मिली सेकेंड, थर्ड टाइम 1 मिली सेकेंड, फोर्थ टाइम 1 मिली सेकेंड, फिफ्थ टाइम 1 मिली सेकेंड, है ना। तो अगर इस तरह का टाइम लगता है मेरे को इंसर्शन में, तो अगर हम लोग
अभी तक जो हमने सीखा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट में, है ना, बिग ओ के टर्म्स में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वर्स्ट केस कंपेयर करते थे। तो कि इंसर्शन का आप देखोगे वर्स्ट केस जा रहा है 100 मिली सेकेंड, तो हम लोग ये कहते थे कि जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इंसर्शन का, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ, या फिर यहाँ पे 100 मिली सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस कंपेयर करते थे। लेकिन अमोर्टाइज एनालिसिस ये कहता है कि अगर आउट ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, अगर फ्यू ऑपरेशंस एक्सपेंसिव है एंड मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर चीप, तो आप उसका एवरेज करके आप उसको कंप्यूट करो और फिर कंपेयर करो एल्गोरिथम्स का। ठीक है, वही कहता है अमोर्टाइज एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा अब हम लोग डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट समझते हैं यूजिंग अमोर्टाइज एनालिसिस, है ना। डायनेमिक एरे को समझने के लिए, डायनेमिक एरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने अमोर्टाइज एनालिसिस देखा। ठीक है, तो अमोर्टाइज जो एनालिसिस होता है, इट इज इम्प्लिसिटली, ठीक है, इम्प्लिसिटली यूज्ड इन कॉस्ट एनालिसिस ऑफ मेनी एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डायनेमिक एरे देखेंगे इसमें, उसके बाद हैशिंग का कॉन्सेप्ट में, ठीक है, उसके बाद डिसजॉइंट सेट के कॉन्सेप्ट में, है ना। ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें हम लोग ऑपरेशंस का टाइम कंप्यूट करने के लिए कि कितना टाइम लगेगा ऑन एवरेज, है ना, उसमें हम लोग अमोर्टाइज एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। अब हम इसको रियल लाइफ डेटा स्ट्रक्चर से इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, डायनेमिक एरे, तो डायनेमिक एरे एक एरे होता है। ठीक है, डायनेमिक एरे भी एक एरे होता है ना, वही कहना चाह रहा है। डायनेमिक एरे इज एन एरे जो कि ऑटोमेटिकली रिसाइज करता है जब भी वो फुल होता है ना। लाइक अगर मेरे पास एक एरे का साइज 2 है ना, 5 और 4 वैल्यू है, और अगर मैं इसमें कुछ और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं और ये एरे ऑलरेडी फुल है, तो ये क्या करता है, अपने साइज को रिसाइज करता है ताकि ये नए एलिमेंट को अकोमोडेट कर सके। तो वही कह रहा है कि डायनेमिक एरे एक एरे होता है जो कि ऑटोमेटिकली रिसाइज करता है, लेकिन एक नॉर्मल एरे रिसाइज नहीं करता है। एक नॉर्मल एरे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियली साइज बता देते हैं कि इसका साइज इतना होने वाला है, साइज इज इक्वल टू 10⁻3, है ना, ऐसा हम लोग साइज इनिशियली डिक्लेयर कर देते हैं और वो रिसाइज नहीं होता है। लेकिन डायनेमिक एरे का बेनिफिट ये है कि इनिशियली ये 0 साइज से स्टार्ट करता है एंड एज पर रिक्वायरमेंट, है ना, अपने साइज को बढ़ाता जाता है। इससे क्या होता है कि मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अगर मैंने इनिशियली साइज 10⁻3 से डिक्लेयर किया, है ना, और हमारे जो प्रोग्राम है उसमें इनपुट का साइज वो 20 है, तो आप देख रहे हो कि 10⁻3 - 20 इतने जो सेल्स हैं दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, है ना, तो रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग डायनेमिक एरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक एरे में क्या होता है कि इट अलाउ ऑर्डर ऑफ 1 रैंडम एक्सेस लाइक ए नॉर्मल एरे। जिस तरीके से हम लोग एरे में इंडेक्स के हेल्प से, ठीक है, इंडेक्स के हेल्प से किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम या फिर वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, है ना, उसी तरीके से डायनेमिक एरे में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, डायनेमिक एरे को भी हम लोग इंडेक्स के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये होता है ग्रोज इन अमोर्टाइज्ड ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर इंसर्शन। ठीक है, तो इंसर्शन एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है डायनेमिक एरे में, जिसके लिए हम लोग अमोर्टाइज एनालिसिस हमने देखा था कि डायनेमिक एरे में जो इंसर्शन जो ऑपरेशन होता है ना, उसका अमोर्टाइज्ड टाइम जो लगता है दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अमोर्टाइज यहाँ पे आता है। अमोर्टाइज कहाँ से आया? अमोर्टाइज आया आपको अमोर्टाइज एनालिसिस से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो अमोर्टाइज्ड टाइम लगेगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको हम लोग इसी पे हम लोग पूरा लेक्चर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है डायनेमिक एरे में, पहले थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे काम करता है। जब आप डायनेमिक एरे क्रिएट करते हो तो इनिशियली उसका साइज जो होता है ना, उसका साइज 0 होता है। ठीक है, साइज 0 होता है, अनलाइक एरे में हम लोग साइज बताते हैं। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट कॉल करता हूँ, इंसर्ट 5, और क्या है, एरे का साइज 0 है, तो 1 लेंथ का साइज अलोकेट होता है और मैं इसमें 5 इंसर्ट करता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कॉल करता हूँ इंसर्ट 2, है ना, तो जो एरे है डायनेमिक एरे वो ऑलरेडी फुल है, तो क्या होता है कि करेंट साइज का 2 टाइम साइज का एक नया एरे क्रिएट करता है। अभी साइज 1 था, 2 साइज का एरे क्रिएट किया, पुराने वाले वैल्यूज को कॉपी किया, है ना, और फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर नेक्स्ट टाइम मैं इंसर्ट कॉल करूंगा, इंसर्ट ऑफ 3, तो देखेगा कि ऑलरेडी जो
डायनेमिक एरे वो ऑलरेडी फुल है, तो फिर से 2 साइज का, मतलब पहले 2 था तो 4 साइज का क्रिएट करेगा, है ना, और पुराने वाले को कॉपी करेगा, 5 और 2 को कॉपी करेगा, फिर जो इंसर्ट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है फिर उसको कॉपी करेगा, ठीक है। अब इंसर्ट अगर फिर से हम कॉल करेंगे, इंसर्ट अगर कॉल करेंगे 4, तो नया क्रिएट नहीं करेगा, इसी वाले में कॉपी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कॉल करूं इंसर्ट विथ वैल्यू 12, तो क्या करेगा कि एरे ऑलरेडी फुल है, तो फिर से ये डबल साइज का क्रिएट करेगा। तो पहले 4 साइज का था, अब वो 8 साइज का क्रिएट करेगा, ठीक है। तो 5 2 3 4 ऑलरेडी था, उसको कॉपी किया, फिर से 12 क्या किया, इंसर्ट किया। तो आप देख रहे हो कि कुछ ऑपरेशन में इंसर्शन कॉस्टली होता है। कॉस्टली कब होता है कि जब मुझे डबल साइज का एरे क्रिएट करके और पुराने वाले सारे आइटम्स को मुझे क्या कॉपी करना होता है, और फिर इंसर्ट फंक्शन के हेल्प से हम लोग एक नया वैल्यू को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो उस केस में कॉस्टली होता है। लेकिन अगर एरे का जो करंट साइज है उसमें ऑलरेडी कुछ स्पेस एम्प्टी है, कुछ वैल्यूज वो ऑक्यूपाई कर सकता है, इन दैट केस इंसर्शन ऑपरेशन चीप होता है, ठीक है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक ट्रेड ऑफ होता है। किस चीज का ट्रेड ऑफ होता है? टाइम का और स्पेस का, ठीक है। तो अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, है ना, जो कम स्पेस ले, तो उसका टाइम बढ़ेगा, है ना। और अगर हम एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं जिसमें टाइम कम लगे, तो क्या स्पेस बढ़ेगा। जैसे अगर आप एरे का बात करते हो, तो एरे में स्पेस का वेस्टेज होता है, तो इसलिए एरे में क्या होता है, टाइम कम लगता है और स्पेस ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसोर्स स्पेस का वेस्टेज होता है। लेकिन डायनेमिक एरे अगर आप बात करते हो, डायनेमिक एरे में क्या होता है, स्पेस कम लगता है और टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इंसर्शन में आप देखोगे कि कभी कभी इंसर्शन में क्या होता है कि मुझे पूरा एरे का जो डेटा उसको कॉपी करना होता है और फिर उस वैल्यू को इंसर्ट करना होता है इन केस ऑफ रिसाइजिंग, ठीक है। तो यही होता है डायनेमिक एरे और एरे में डिफरेंस होता है। और हम लोग अमोर्टाइज्ड के हेल्प से ये कह सकते हैं कि टोटल जो टाइम होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। अमोर्टाइज्ड टाइम पर इंसर्शन विल बी ऑर्डर ऑफ 1, जिसमें कि कुछ ऑपरेशंस कॉस्टली हमने देखा था कि पुराने सारे डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉपी करके और फिर हमें नया डेटा को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऑपरेशन चीप होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कॉस्टली कब होता है। अगर मेरे पास n/2 साइज का मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और उसमें ऑलरेडी डेटा सारे ऑक्युपाइड है, ठीक है, और मैं इंसर्ट कॉल किया 5, तो क्या होगा, n लेंथ का n/2 का 2 टाइम्स एक नया एरे एलोकेट होगा, और पुराने वाले सारे को क्या करेगा, कॉपी करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, n/2 कॉपी हुआ, यहां से n/2 कॉपी किया इसमें, तो n/2 कॉपी हुआ, और फिर इंसर्ट कर देंगे 5, है ना। तो आप देख सकते हो कि इस इंसर्शन ऑपरेशन में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। पहला तो मेमोरी एलोकेट प्लस n/2 कॉपी। अगर मैं मेमोरी एलोकेशन को मैं ऑर्डर ऑफ 1 मान लेता हूं, चलो ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1, तो स्टिल टोटल जो टाइम लग रहा है वो हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n/2, है ना। तो स्टिल इफेक्टिवली इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है ना। तो देख सकते हो कि एक सिंगल इंसर्शन में जब एरे का साइज n/2 है, जब डायनेमिक एरे का साइज n/2 है, तो मेरे को ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है ना। तो देख सकते हो कि ये कॉस्टली ऑपरेशन है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो डायनेमिक एरे में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एम्प्टी एरे से स्टार्ट करते हैं जिसका कि साइज 0 होता है, और जैसे जैसे इंसर्शन होता है उसका साइज हम लोग ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। तो जब एरे फुल है, मान लो अभी एरे का साइज 2 है और वो ऑलरेडी फुल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 4 लेंथ का एरे क्रिएट करेंगे, है ना, और पुराने वाले को हम लोग इंसर्ट करेंगे, और फिर इंसर्ट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू था उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो एरे जब फुल है तो हम लोग का साइज डबल करेंगे, और उसके बाद पुराने वाले सारे n एलिमेंट को हम लोग 1 by 1 करके इंसर्ट करेंगे नए वाले एरे में, ठीक है। तो इंसर्शन इस तरीके से काम करता है कि अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम इंसर्ट कर दो, कुछ नहीं, सिंपल इंसर्ट कर दो किसी एड्रेस पे, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, वेरी चीप ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे चीप ऑपरेशन, ठीक है। अगर फुल है तो एक नया एरे क्रिएट करो डबल साइज का, और पुराने वाले सारे एलिमेंट को एक एक करके कॉपी करो, और उसके बाद नया एलिमेंट इंसर्ट करो, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंसिव वाला ऑपरेशन, ठीक है। ये इंसर्शन एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेशन का, ठीक है।
हमने यहाँ पे देखा कि अमोर्टाइज जो टाइम लगता है इट इज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, अमोर्टाइज टाइम इज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो हम लोग यही डिराइव करने वाले कि कैसे अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऑर्डर ऑफ 1 होता है, क्योंकि हमने देखा कि जब एरे का साइज n/2 था और फुल था तो सिर्फ एक इंसर्शन में मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा था, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा था, ठीक है। तो कैसे एवरेज टाइम ऑर्डर ऑफ 1 होता है ये हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि इनिशियली अगर साइज 0 होता है, ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम 1 साइज का कैपेसिटी क्रिएट करते हैं, है ना। तो जब 1 साइज का कॉपी कैपेसिटी क्रिएट करते हैं तो इनिशियल कॉपी कॉस्ट 0 होता है ना। डायरेक्टली हम उस जो इंसर्शन में जो वैल्यू है, जो वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट x, डायरेक्टली उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा एरे का साइज 1 है ऑलरेडी उसमें वैल्यू है, और अगर कोई नया वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ करेंट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 था और ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो मैं 2 साइज का क्रिएट करूंगा और पुराने वाला जो 1 था उसको मैं कॉपी करूंगा एक एक करके सारे आइटम्स को, ठीक है। अब एक सिनेरियो सोचो कि 2 लेंथ का एरे था, दोनों में ऑलरेडी वैल्यू है, तो मुझे जब कोई नया इंसर्शन आएगा तो मेरे को फिर से एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा डबल साइज का। तो आप 4 साइज का क्रिएट करेंगे क्योंकि पहले पुराना वाला 2 साइज का था, तो आप 4 साइज का क्रिएट करना पड़ेगा और पुराने वाले सारे एलिमेंट को एक एक करके मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो टोटल कॉपी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो कि चारों के चारों एलिमेंट ऑलरेडी फुल है, लिस्ट में चारों के चारों एलिमेंट ऑलरेडी एडेड है, तो मुझे एक डबल साइज 8 साइज का क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, और पुराने वाले सारे वैल्यू को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, जिसमें कि टोटल 4 आइटम्स कॉपी हो गए, ठीक है। अब अगर सारे 8 के 8 आइटम्स फुल हैं, सारे ऑक्युपाइड हैं, तो अब मुझे 16 का क्रिएट करना पड़ेगा और पुराने वाले 8 को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो इफेक्टिव मेरे को 8 कॉपी हुआ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं अगर n इंसर्शन करना चाहता हूं, ठीक है, तो n इंसर्शन में मेरे को टोटल मेरे को k टाइम्स मेरे को रिसाइज करना पड़ता है डायनेमिक एरे को, है ना। तो अगर k टाइम रिसाइज करना पड़ेगा तो kth रिसाइज में मेरा क्या होगा, साइज, है ना। kth रिसाइज में मेरा जो नया कैपेसिटी का साइज क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, जब फर्स्ट टाइम रिसाइज कर रहे हैं तो कैपेसिटी क्या है, 2⁻0। सेकेंड टाइम जब रिसाइज करें तो कैपेसिटी 2⁻1। थर्ड टाइम जब रिसाइज करें कैपेसिटी 2⁻2। फोर्थ टाइम जब रिसाइज करें तो कैपेसिटी 2⁻3। जब फिफ्थ टाइम रिसाइज करें तो कैपेसिटी 2⁻4। तो जब केथ टाइम रिसाइज करेंगे तो कैपेसिटी होगा 2⁻k-1। क्यों, क्योंकि 5 में 4 था, 4 में 3 था, 3 में 2 था, 2 में 1 था और 1 में 0 था, तो k में k-1 होगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हम लोग 2⁻k-1 नया सेल क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें कितना कॉपी करना पड़ेगा, तो 16 साइज में 8 कॉपी करना पड़ रहा था, 8 साइज में 4 कॉपी करना पड़ता, 4 साइज में 2 कॉपी करना पड़ता, तो 2⁻k-1 में मुझे 2⁻k-1/2 कॉपी करना पड़ेगा, जो कि इफेक्टिवली हो जाता है 2⁻k-2, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल n इंसर्शन करना पड़ेगा तो ये 2⁻k-1 जो फाइनल साइज मिलता है रिसाइज करने के बाद, इट शुड डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू n, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो हर एक इंसर्शन में 1 यूनिट टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जब साइज ऑलरेडी फुल होता है तो हमें एक और एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीसाइज, ठीक है। तो रीसाइज में क्या होता है, पुराने वाले सारे एलिमेंट को हमें कॉपी करना होता है नए वाले में। तो अगर n/2 साइज का एरे है, डायनेमिक एरे, और उसमें सारे आइटम्स फुल है, सारे स्पेस फुल है, तो मुझे n साइज का एक डायनेमिक एरे क्रिएट करना पड़ेगा और मुझे n/2 कॉपी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। n/2 कॉपी कॉल करना पड़ेगा टू क्रिएट ए न्यू डायनेमिक एरे ऑफ साइज n, है ना। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो नया कैपेसिटी होगा दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू n, तभी तो n इंसर्शन को अकोमोडेट कर पाएगा। तो अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि मिनिमम साइज क्या होगा, n के इक्वल होगा। तो जब मिनिमम n के इक्वल होगा तो k हम लोग जब कंप्यूट करेंगे, दोनों साइड जब लॉग लगाएंगे, log to base 2, है ना, तो ये हो जाएगा k-1 विल बी इक्वल टू log n एंड k विल बी इफेक्टिवली 1 + log n। मतलब ये हुआ कि मुझे इफेक्टिवली 1 + log n टाइम्स मेरे को रीसाइज ऑपरेशन कॉल करना पड़ेगा ऑफ डायनेमिक एरे, है ना। और हर एक
रिसाइज ऑपरेशन में नया साइज अलग अलग लेंथ का होगा। ठीक है, इस बात को आप इसको फिर से सुनो, अगर आपको कोई दिक्कत है इसको आप फिर से सुनो मैंने क्या बोला। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगा n इंसर्शन का। तो सबसे पहले हर एक इंसर्शन 1 यूनिट टाइम लगेगा, तो अगर मैं n इंसर्शन करूंगा तो इट विल बी n यूनिट टाइम लगेगा, क्योंकि 1 इंसर्शन 1 यूनिट टाइम लगता है, तो n इंसर्शन n यूनिट टाइम लगेगा। सिंपल इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक है, अब देखते हैं, तो हमने देखा इंसर्शन, अब आते हैं रिसाइज। तो रिसाइज में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो रिसाइज में कितना टाइम लगने वाला है, सबसे पहले मुझे एक कॉपी करना पड़ेगा। जब 2 लेंथ क्रिएट करेंगे तो 4 लेंथ क्रिएट करेंगे तो 2 कॉपी करना पड़ेगा, है ना। 8 लेंथ क्रिएट करेंगे तो 4 कॉपी करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब लास्ट में हम लोग n लेंथ क्रिएट करेंगे तो n/2 मेरे को कॉपी करना पड़ेगा। तो दिस विल बी नंबर ऑफ कॉपी, है ना, इतने बार मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, है ना, डेटा को मेरे को कॉपी करना पड़ेगा इन न्यू रिसाइज्ड डायनेमिक एरे। तो टोटल कितना कॉस्ट होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 2 to the power 0, 2 को 2 to the power 1, 4 को 2 to the power 2, है ना, और लास्ट में n/2। तो अगर आप ये देखते हो ये सीरीज जीपी का सीरीज इसको बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट n सीरीज का सम होता है a इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये होता है फर्स्ट टर्म, जो कि हो जाएगा 1। r होता है कॉमन रेशियो, सेकेंड बाई फर्स्ट या थर्ड बाई सेकेंड, है ना, तो ये हो जाता है 2/1, तो इट विल बी 2, कॉमन रेशियो 2 हो जाएगा। n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 + log n है ना, और r फिर से कॉमन रेशियो। तो अगर मैं इंसर्ट करूं, है ना, a की जगह पे 1 इंसर्ट करूं, r की जगह पे 2 इंसर्ट करूं, है ना, और n क्या था, n था 1 + log n, तो 1 + log n -1 विल बी log n, और फॉर्मूला -1 है, और डिवाइड बाई r-1, r2 है -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 to the power log n होता है n-1, है ना। तो रिसाइज करने का टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, n-1 होगा टोटल रिसाइज करने का कॉस्ट। तो tn क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ n इंसर्शन होगा, n था सिंपल इंसर्शन प्लस रिसाइज करने का कॉस्ट n-1, तो इफेक्टिवली टोटल कॉस्ट होगा 2n-1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बिग O ऑफ n। किसी भी फंक्शन का बिग O निकालने का हमने देखा था आइडिया, कि सबसे पहले मेजर वाला टर्म लेते हैं, हायर ऑर्डर टर्म लेते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा बिग O। तो देखोगे कि टोटल टाइम लगा मेरे को n इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने में, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। और अमोर्टाइज हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। टोटल कॉस्ट कितना था, 2n-1 था, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इंसर्शन कितनी बार कॉल हुआ, n टाइम्स कॉल हुआ, तो इफेक्टिवली इट इज 2, और इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑन एवरेज या अमोर्टाइज जो कॉस्ट होगा इंसर्शन ऑपरेशन का, दैट विल बी ऑलवेज ऑर्डर ऑफ 1 फॉर n लार्जर वैल्यू, है ना। तो हमने देखा कि इवन दो कुछ ऑपरेशन एक्सपेंसिव है, उसका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। और ये अमोर्टाइज्ड जो एनालिसिस है ना, अमोर्टाइज्ड एनालिसिस, इसको हम लोग बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे हैश टेबल, हैशिंग में यूज करेंगे। उसके बाद इसका हम लोग यूज करेंगे किसमें, डिसजॉइंट सेट में यूज करेंगे। ये सारी जगह पे हम लोग सेम अमोर्टाइज एनालिसिस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि डायनेमिक एरे कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, या अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग डायनेमिक एरे क्या होता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक टू पाइथन डायनेमिक एरे को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पाइथन क्या फंक्शनैलिटी देता है टू इंप्लीमेंट डायनेमिक एरे। तो पाइथन ऑलरेडी कंटेनर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट के हेल्प से हम लोग डायनेमिक एरे वाला जो फंक्शनैलिटी है, डायनेमिक एरे का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट, है ना। लिस्ट कंटेनर हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा डायनेमिक एरे क्या था, है ना, डायनेमिक एरे क्या था, एज ए डेटा स्ट्रक्चर, है ना, और उसको पाइथन में हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या उस फंक्शनलिटी को कैसे अचीव करते हैं यूजिंग लिस्ट।
तो जब भी हमें डायनेमिक एरे फंक्शनलिटी का यूज करना होगा हमारे कोड में, तो हम लोग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लिस्ट इन पाइथन। तो इसको हमने ऑलरेडी लिस्ट वाली सीरीज में बहुत अच्छे से कवर किया, इसको आप देखो। स्टिल मैं इसका जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में इसको कवर करूंगा इंडिया से, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया हूं इन पाइथन का सीरीज। ठीक है, उसको आप देख सकते हो, पाइथन का लिस्ट वाला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हो, इसके 2 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो पाइथन लिस्ट को हम लोग एज ए डायनेमिक एरे यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है कि पाइथन जो लिस्ट होता है वो एक लिंक लिस्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर लाइक C++ ये सब में जब आप लिस्ट यूज करोगे ना डेटा स्ट्रक्चर, तो वो एक लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट होता है। लेकिन पाइथन में लिस्ट इज नॉट ए लिंक लिस्ट, इट इज जस्ट लाइक एरे जो कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन यूज करता है। लिंक लिस्ट नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है, एक वैल्यू यहाँ पे होगा, दूसरा वैल्यू कुछ दूर पे होगा और दोनों एक दूसरे से लिंक होंगे। ठीक है, लेकिन एरे जो होता है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज करता है, सारे जो वैल्यूज होंगे वो कंटिग्यूअस होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में हर एक आइटम को हम लोग ऑर्डर 1 टाइम में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हमने डिस्कस किया लिंक लिस्ट में, कि जनरली क्या होता है कोई डेटा स्ट्रक्चर में कि अगर हम कोई लिस्ट या कोई एरे स्टोर करते हैं तो हर एक आइटम क्या होता है, एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है, राइट। लेकिन पाइथन में जो लिस्ट होता है ना उसमें सिर्फ रेफरेंसेस स्टोर होता है। लाइक अगर मैंने 4 साइज का एक लिस्ट क्रिएट किया है ना, माई लिस्ट एक लिस्ट क्रिएट किया 4 साइज का, तो क्या होगा कि ये जो लिस्ट होगा ना, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगा, उसमें रेफरेंसेस स्टोर होगा, रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस स्टोर होगा और हर एक रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, एक ऑब्जेक्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होंगे इन हीप। ये भी हमने देखा है कि सारे ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट कहीं भी स्टोर हो सकते हैं और जो लिस्ट कंटेनर, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें सिर्फ रेफरेंसेस और सिर्फ एड्रेस स्टोर होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाइथन में लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, है ना। परफॉर्मेंस समरी के हेल्प से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस सिनेरियो में, है ना, किस सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ठीक है, अगर मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, तो इंटरव्यू ने मुझे एक प्रॉब्लम दिया, उस प्रॉब्लम में मैं ये देखा कि जो इंसर्शन ऑपरेशन है ना, इंसर्शन जो ऑपरेशन है दैट इज द मेजर ऑपरेशन, मतलब ये इंसर्शन ऑपरेशन 10 to the power 5 टाइम्स एक्सेस हो रहा, कॉल हो रहा है और एक्सेसिंग द वैल्यू इट इज 10 to the power 2 टाइम्स कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पे मेजर ऑपरेशन इंसर्शन वाला है, तो हम लोग वो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसका इंसर्शन टाइम मिनिमम हो। ठीक है, इंसर्शन टाइम मिनिमम हो। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पाइथन लिस्ट को देखते हैं तो पाइथन लिस्ट में इंसर्शन टाइम होता है ऑर्डर ऑफ n। क्यों ऑर्डर ऑफ n होता है कि अगर हम लोग किसी इंडेक्स पे, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9 और मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है, लाइक 2 इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पुराने वाले सारे वैल्यूज को मुझे एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब 9 आ जाएगा इधर, 8 आ जाएगा इधर, 7 आ जाएगा इधर, 6 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे मुझे इंसर्ट करूंगा नया वैल्यू। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n टाइम लग सकता है, क्योंकि सारे जो डेटा होंगे उसको मुझे एक एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही इंसर्शन मैं लिंक लिस्ट पे करूं तो दैट विल जस्ट टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, इंसर्शन के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग परफॉर्मेंस समरी देखते हैं ताकि हमारे माइंड में ये हो कि किस डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा ऑपरेशन कितना टाइम लगता है। तब अगर हमें रियल इंटरव्यू में जाते हैं और अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम में सबसे मेजर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इंसर्शन, डिलीशन या रीड राइट या एक्सेस। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है और वो ऑपरेशन जिस डेटा स्ट्रक्चर में मिनिमम टाइम में एक्सिक्यूट होता है वो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पिक करेंगे फॉर दैट पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ये जो मैंने आपको बताया ये जनरली आपको किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा, मैं आपको बहुत डीप जाके बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही ब्रोडर पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लिस्ट है
ठीक है, लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, और अगर मैं इसमें कुछ अपेंड करना चाहता हूँ, जस्ट इन द एंड अपेंड करना चाहता हूँ, तो दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम अमोर्टाइज्ड। ऑन एवरेज वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा। इंसर्शन करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सारे वैल्यूज को 1 राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के उस पोजीशन पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। पॉप मतलब सबसे राइट मोस्ट वैल्यू को पॉप करो, तो आप इसको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप क्या करोगे कि एरे का साइज 1 से घटा दोगे, -1 कर दोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पॉप हो जाएगा। अगर किसी इंडेक्स पे पॉप करना है तो इट विल अगेन टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9 और अगर मुझे 6 पॉप करना है, डिलीट करना है इस इंडेक्स पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके राइट में सारे वैल्यूज को मुझे 1 लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इट विल अगेन टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम। ठीक है, अगर मुझे किसी इंडेक्स i पे मुझे एक्सेस करना है डेटा को, तो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, जैसे कि एरे में होता है सिंपल, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मुझे लेंथ फाइंड करना है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप ध्यान देना कि पाइथन में किसी डेटा से लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट का अगर मुझे लेंथ फाइंड करना है तो इट विल नॉट टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों? क्योंकि पाइथन इसको स्मार्टली मैनेज करता है। पाइथन मेटा डेटा में लेंथ एक एट्रीब्यूट वो स्टोर्ड रखता है। ठीक है, स्टोर्ड रखता है लेंथ, है ना। और जब भी कोई इंसर्शन या डिलीशन, है ना, या अपेंड, जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो वो ऑटोमेटिकली लेंथ को अपडेट करता रहता है, वो उसको अपडेट करता रहता है। तो इस तरीके से जब भी हम लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे तो इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम इट विल गिव मी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। देख रहे हो? तो देख रहे हो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक चीज सीखा, एक इंपॉर्टेंट चीज सीखा, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, लर्न करना है, इसको आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो कि हम लोग टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है, हम लोग टाइम को सेव कर रहे हैं। किस ऑपरेशन का टाइम सेव कर रहे हैं? लेंथ फंक्शन का सेव कर रहे हैं, लेंथ फंक्शन का टाइम सेव कर रहे हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर रहे हैं। कौन सा स्पेस यूज कर रहे हैं? मेटा डेटा में हम लोग एक लेंथ, एक एट्रीब्यूट स्टोर रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग लेंथ फंक्शन यूज करेंगे तो डायरेक्टली मेटा डेटा से हमें रीड करके बता देगा क्या लेंथ होगा, है ना। तो एवरीथिंग इन डीएसए इज ट्रेड ऑफ, टाइम एंड स्पेस का ट्रेड ऑफ होता है। अगर मुझे टाइम कम करना है तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना पड़ेगा, और अगर मुझे स्पेस कम करना है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर डायनेमिक एरे एंड अमोर्टाइज्ड एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत मजा आएगा। इसी तरीके से हम लोग बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट, चाहे सेगमेंट ट्री हो, चाहे ट्राई हो, चाहे फेनविक ट्री हो, है ना, चाहे डिसजॉइंट सेट यूनियन हो, हर एक चीज को हम लोग बहुत फंडामेंटल लेवल पे जाकर इसको ब्रेक करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको इस पूरे सीरीज में बहुत मजा आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और डिकोड एआई सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करते रहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।